नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जनित्रों के अभिलक्षण के बारे में पढ़ा था और उसमें सबसे पहला अभिलक्षण हमने देखा था ओपन सर्किट अभिलक्षण, जिसको अनेक नामों से जाना जाता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक अभिलक्षण और ओपन सर्किट अभिलक्षण या फिर लोड सैचुरेशन अभिलक्षण, इन तीन नामों से जानते हैं। इसको हम लोग समझ लिए थे और इसके थ्योरी पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि थ्योरी हम लोगों को किस तरीके से लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डीसी जनित्रों के अभिलक्षण को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला हमारा है डीसी जनित्रों का नो लोड अभिलक्षण या ओपन सर्किट अभिलक्षण, पहला हो गया। और दूसरा है डीसी जनित्रों का लोड पर अभिलक्षण। और लोड पर अभिलक्षण को पुनः दो भागों में बांटा गया है, पहला है इंटरनल अभिलक्षण और दूसरा है एक्सटर्नल अभिलक्षण। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे डीसी जनित्र का ओपन सर्किट अभिलक्षण। सबसे पहले हम लोग अभिलक्षण को देखने से पहले इसका फिगर देखेंगे और इसी फिगर के बारे में जो लिखते हैं हम लोग कि डीसी मोटर का अभिलक्षण किस तरीके से जो है खींचा जाता है, इसको इसी फिगर से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग फिगर को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस एक डीसी सप्लाई दिया गया है, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया गया है ताकि जो है फील्ड में, ये फील्ड वाइंडिंग हमारी है, फील्ड वाइंडिंग में करंट को कम या ज़्यादा किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर आर्मेचर है, ये कार्बन ब्रशेस रखे हुए हैं कम्यूटेटर पर, और ये हमारी ईजी नोट, यहाँ वोल्ट मीटर एक लगा रहता है। तो डीसी जनित्र का ओपन सर्किट अभिलक्षण किसके किसके बीच खींचा जाता है? तो डीसी मोटर का ओपन सर्किट अभिलक्षण जो होता है उसको फील्ड वाइंडिंग और जनरेटेड वोल्टेज, फील्ड वाइंडिंग जनरेटेड वोल्टेज जो कि नो लोड जनरेटेड वोल्टेज होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लगा होता है, इसके बीच खींचा जाता है। तो ये काम कैसे करता है देखिए, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि इस फील्ड वाइंडिंग में करंट को कंट्रोल करता है। तो हम लोग एक नियत स्पीड से इस आर्मेचर को घुमाएंगे, नियत स्पीड से घुमाएंगे। तो आर्मेचर को घुमाने से क्या होता है, यहाँ पर ईएमएफ डेवलप होगा और इस ईएमएफ का मान इस फील्ड वाइंडिंग पर किस प्रकार डिपेंड करता है, इसको हम लोग नोट करते जाएंगे। यहाँ जैसे जैसे इस अमीटर में करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग को भी हम लोग नोट करेंगे और नोट करके एक्स वाई तल पर इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको डीसी जनित्र का ओपन सर्किट अभिलक्षण प्राप्त हो जाता है। जो ग्राफ प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट अभिलक्षण। तो आइए देखते हैं कि इसको लिखना किस तरीके से है। डीसी जनित्र के ओपन सर्किट अभिलक्षण को मैग्नेटिक अभिलक्षण, नो लोड सैचुरेशन अभिलक्षण आदि नामों से भी जाना जाता है। इस अभिलक्षण को स्थिर गति पर आईएफ तथा ईजी नोट के बीच खींचा जाता है। आईएफ क्या है? फील्ड वाइंडिंग है, और ईजी नोट क्या है? जनरेटेड नो लोड वोल्टेज है। यहाँ नोट का मतलब है नो लोड। तो इसका अभिलक्षण देखिए कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है। यदि नो लोड वोल्टेज को वाई अक्ष के अनुदिश तथा फील्ड करंट को एक्स अक्ष के अनुदिश लें, यानी वाई अक्ष पर हम लोग क्या ले रहे हैं? जनरेटेड वोल्टेज, जो नो लोड जनरेटेड वोल्टेज है, और एक्स अक्ष पर क्या ले रहे हैं? फील्ड वाइंडिंग में करंट को ले रहे हैं। और फील्ड वाइंडिंग में जैसे करंट होगा उसी के प्रोपोर्शनल हमारा क्या होता है? फाई होता है। फाई क्या है? फील्ड फ्लक्स प्रतिपोल है, जो प्रत्येक पोल द्वारा फ्लक्स उत्पन्न किया जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फाई, और ये फील्ड करंट के समानुपाती होता है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए प्रत्येक जनित्र के लिए ईजी बराबर क्या होता है? ZNP5/60A होता है। यदि तथा जनित्र को एक बार बना देने पर ZP और A स्थिरांक हो जाता है, यानी जब एक बार जनरेटर बन जाता है तो उसमें हम लोग कंडक्टर की संख्या को नहीं चेंज कर सकते हैं, पोल को भी नहीं चेंज कर सकते हैं, और उसमें समांतर जो पथ होते हैं उसको भी नहीं चेंज कर सकते हैं। अर्थात ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? स्थिर होती हैं किसी जनरेटर के लिए जब उसका निर्माण हो चुका होता है। अतः ईजी बराबर K∅N। जब देखिए इतना चीज़ ZP और फाई और ZP और A, ये तीन चीज़ें जो है कांस्टेंट हो जाएंगी, और 60 तो कांस्टेंट पहले से है। तो हमारा ईजी किसके समांतर किसके
समानुपाती हो जाएगा, Eg समानुपाती हो जाएगा n और फाई के, n और फाई के समानुपाती हो जाएगा, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा k फाई n। k क्या है? कांस्टेंट है। इसको देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ व्हाइट बोर्ड पर मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए Eg बराबर होता है हमारा Zn P फाई बाई 60A, ये होता है Eg का मान। जब हमारा जनरेटर जो है बन चुका होता है, उसमें देखिए हम लोग आर्मेचर में कंडक्टर्स की संख्या को बदल नहीं सकते हैं, तो ये कांस्टेंट हो गया। पोल्स को नहीं बदल सकते हैं, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। और समांतर पाथ को भी बदल नहीं सकते हैं, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। यानी ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये पूरा भाग कांस्टेंट हो गया। तो इसको एक ही अक्षर से हम लोग के से डिनोट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से Eg बराबर Zp बाई 60A और n फाई, यही चीज़ है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इस पूरे टर्म को हम लोग के मान लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है किसी मशीन के लिए। तो हमारा Eg बराबर हो जाएगा के एन फाई, के एन फाई। यानी हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज है वो स्पीड पर और प्रति पोल फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है। स्पीड को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे Eg बढ़ता है, और प्रति पोल फ्लक्स को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा Eg बढ़ेगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग ग्राफ पर। यही बात यहाँ पर समझाई गई थी। देखिए Eg बराबर के फाई n, और फाई प्रोपोर्शनल टू IF होता है, यानी IF जैसे जैसे बढ़ेगा फाई भी वैसे वैसे बढ़ता है। अतः जैसे जैसे IF बढ़ता है वैसे वैसे Eg भी बढ़ेगा। और Eg किसके प्रोपोर्शनल होता है? देखिए फाई प्रोपोर्शनल है IF के, और फाई प्रोपोर्शनल है IF के, और Eg प्रोपोर्शनल है फाई F के। यानी IF बढ़ने से हमारा इनडायरेक्टली Eg बढ़ता है। लेकिन पोल कोर एक निश्चित IF के बाद चुंबकीय सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच जाता है। यानी देखिए ये हमारा पोल्स कोर होते थे इस तरीके से, डीसी मशीन का पोल कोर होता है। ये एक हो गया पहला पोल, और ये हमारा दूसरा पोल। इसी पे हमारी वाइंडिंग होती थी, इसी पर वाइंडिंग होती थी। जब देखिए इसमें हम लोग यहाँ पर सप्लाई देंगे, ये प्लस हो गया और ये माइनस, प्लस माइनस इसको सप्लाई देंगे। तो जैसे जैसे सप्लाई हम लोग बढ़ाते हैं, देखिए जैसे जैसे सप्लाई IF को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे ये मैग्नेटाइज होना चालू हो जाता है, चुंबकित होना चालू हो जाता है। लेकिन IF का मान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ता है, तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब IF का मान तो बढ़ेगा, लेकिन इसमें अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ने का गुण समाप्त हो जाता है। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यह पूरी रूप से चुंबकित हो चुका होता है। इससे ज़्यादा ये चुंबकित नहीं हो सकता, ये वाला कोर जो इसके अंदर रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन की स्थिति। यानी IF बढ़ाने से अब फाई पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाई F स्थिर हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए वैसे वैसे Eg भी बढ़ेगा, लेकिन पोल को एक निश्चित IF के बाद चुंबकीय सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच जाता है, जिससे अब IF बढ़ने पर फाई नहीं बढ़ता है। अतः Eg नॉट इस बिंदु से आगे x अक्ष के समांतर हो जाता है तथा Eg प्रोपोर्शनल टू n हो जाता है, जो कि 1, 2, 3 ग्राफ में दिखाया गया। देखिए इसको मैं समझा देता हूँ इस ग्राफ में। देखिए जैसे जैसे IF हम लोग बढ़ाते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन पर, देखिए यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, ये वाला जो हमारा Eg का ग्राफ था जो ऐसे सीधे जा रहा था सरल रेखा में, अब क्या होता है ये x अक्ष जो होता है, ये x अक्ष है, इसके पैरेलल हो जाता है, फ्लैट हो जाता है इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, फाई कांस्टेंट हो गया है, अब इससे ज़्यादा फाई नहीं बढ़ सकता है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन की स्थिति। अब हमारा देखिए हम लोग अभी देखे थे कि हमारा Eg किस पे डिपेंड कर रहा था, Eg के फाई n, यानी फाई तो अब स्थिर हो गया, अब इससे आगे फाई नहीं बढ़ सकता, तो अब ये भी स्थिरांक हो गया। अब हमारा Eg किस पे डिपेंड करेगा, Eg बराबर के n पर,
क्योंकि ये 5 ही स्थिर हो चुका है, यानी अब ई जी केवल एन पर डिपेंड करेगा। एन जितना ज़्यादा होगा ई जी उतना ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर N1 कम है तो N1 पर देखिए ई जी का मान यहाँ तक है, यहाँ आएगा। N2 ज़्यादा है तो यहाँ आएगा। N3 और ज़्यादा है तो ई जी यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हो गई, पहला मैग्नेटिक सैचुरेशन से पहले की स्थिति और दूसरा मैग्नेटिक सैचुरेशन के बाद की स्थिति। तो डीसी जनरेटर में जब मैग्नेटिक सैचुरेशन हो जाता है उस स्थिति में ईजी हमेशा एन पर डिपेंड करता है, यानी स्पीड पर कितनी स्पीड से घुमाया जा रहा है। और जब मैग्नेटिक सैचुरेशन के अंदर होता है, यानी पोल्स हमारे सैचुरेटेड नहीं हो जाते हैं, तब क्या करता है ईजी हमारा एन और फाई दोनों पर डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हमारा हो गया ओपन सर्किट अवलक्षण। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जनित्र के एक्सटर्नल अभिलक्षण। इसके बाद हमारा जनित्र का जो है लोड पर अभिलक्षण है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग वर्गीकरण किए थे शुरू में, तो दूसरा हमारा है जनित्रों का लोड पर अभिलक्षण, और इसको दो भागों में बांटा गया, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो हम लोग सबसे पहले इंटरनल अभिलक्षण को पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा इंटरनल अभिलक्षण। तो आइए इसको देखते हैं। ये हमारा हो गया इंटरनल अभिलक्षण। तो इसको कैसे देखेंगे हम लोग कि ये क्या क्या होता है। देखिए इसको हम लोग पहले व्हाइट बोर्ड पे समझ लेंगे, फिर इसका थ्योरी कैसे लिखना है इसको देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं किनारे कर दे रहा हूँ ताकि हमको स्पेस मिल जाए। देखिए मैं शंट जनरेटर लेके इस इंटरनल अभिलक्षण को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया शंट जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इधर हमारा हो गया आर्मेचर, ये कार्बन ब्रशेस हो गए, और ये हमारा लोड हो गया। यहाँ से आई ए, ये आई एल, ये आई एस एच, आई ए। देखिए डीसी शंट जनरेटर को हम लोग लेके समझ रहे हैं इंटरनल अभिलक्षण को। इंटरनल अभिलक्षण हमारा क्या होता है, एक लोड पर अभिलक्षण होता है, यानी इसको हम लोग लोड पर खींचते हैं। यहाँ पर हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है V, और यहाँ पर हमारा होता है EG जनरेटेड EMF। तो जो हमारा इंटरनल अभिलक्षण होता है उसको हम लोग खींचते हैं XY तल पर। किसके बीच खींचते हैं, इसको हम लोग खींचते हैं IA आर्मेचर धारा और EG के बीच में। आर्मेचर धारा यानी ये वाला धारा, ये धारा, और EG जो यहाँ पर मिल रहा है, जो इसमें उत्पन्न हो रहा है, इसी पर खींचते हैं हम लोग क्या, इंटरनल अभिलक्षण को। तो देखिए डीसी शंट जनरेटर का देखिए मैक्सिमम जो वोल्टेज जनरेट होता है इस तरीके से होता है। यहाँ पर जब हमारा इस जनरेटर फुल स्पीड पर होता है उस समय कुछ इस तरीके से हमारा वोल्टेज डेवलप हो चुका होता है, यहाँ EG। अब जैसे जैसे IA को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें एक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस होता है, जो मेन फील्ड फ्लक्स को आर्मेचर रिएक्शन की क्रिया क्या करती है, कमज़ोर कर देती है मेन फील्ड फ्लक्स को। तो जिससे हमारा क्या होता है, EG प्रभावित होता है, EG प्रभावित होता है। तो EG प्रभावित होगा तो थोड़ा सा ये क्या होता है, इस तरीके से झुक जाता है, यानी यहाँ पर नो लोड पे जो वोल्टेज डेवलप हो रहा था इसको हम लोग EG नोट लिखे हैं, EG नोट। तो ये हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा ये EG हो जाएगा। तो ये EG जो होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमेशा क्या होता है, EG नोट से छोटा होता है।
आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीमैग्नेटाइजेशन होता है, जिससे हमारा Eg घट जाता है। Eg नॉट घट जाता है तो Eg नॉट हमेशा क्या होता है, Eg से बड़ा होता है। यहाँ जब हमारा फुल वोल्टेज प्राप्त होता है इसको हम लोग बोलते हैं Eg नॉट, नॉन लोड पर जनरेटेड EMF। और ये हमारा क्या है, लोड पर जनरेटेड EMF, ये हमेशा क्या होता है, Eg नॉट से कम होता है। तो यहाँ पर इसको दिखाया गया है Eg नॉट से कम। तो इसको थ्योरी में कैसे लिखना है, देखिए ये हमारा इंटरनल अभिलक्षण हो गया। तो सबसे पहले इस चित्र को बनाएंगे, यहाँ ये वाला चित्र है, ये हमारा IA हो गया, ये हमारा Eg हो गया, ये हमारा Eg नॉट हो गया जो कि नो लोड पर है। और हम लोग क्या करते हैं, जो इंटरनल अभिलक्षण खींचते हैं उसको लोड पर अभिलक्षण बोलते हैं। तो लोड पर अभिलक्षण लेंगे तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, ये हमारा Eg नॉट थोड़ा सा झुक जाता है, झुक जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं Eg। तो ये हमारा हो गया इंटरनल अभिलक्षण। इसको लिखना कैसे है, जो हम लोग किए उसी को लिख दीजिए। डीसी जनित्र का इंटरनल अभिलक्षण, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। डीसी जनित्र का इंटरनल अभिलक्षण लोड पर जनरेटेड EMF, लोड पर जनरेटेड EMF को हम लोग क्या लिखते हैं, Eg लिखते हैं, तथा आर्मेचर करंट के बीच संबंध को दर्शाता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण ऑन लोड जनरेटेड EMF Eg हमेशा Eg नॉट से कम होता है। Eg नॉट से Eg क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें जब लोड पर जनरेटर काम करता है उसमें क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन की घटना होती है, जिससे डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस होती है और हमारा फाई घट जाता है, जो मेन फील्ड फ्लक्स द्वारा उत्पन्न फ्लक्स था वो घट जाता है, और इसी से हमारा Eg भी घटने से Eg नोट से हमारा Eg कम हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा एक्सटर्नल अभिलक्षण। तो एक्सटर्नल अभिलक्षण को हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे समझ लेंगे, फिर उसके थ्योरी को कैसे लिखना है उसको देखेंगे। तो देखिए एक्सटर्नल अभिलक्षण हमारा दूसरा टॉपिक है इस आज का, एक्सटर्नल अभिलक्षण। तो इसमें सबसे पहला बात आता है कि एक्सटर्नल अभिलक्षण किसके किसके बीच खींचा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक जनरेटर बनाएंगे और समझेंगे कि किसके किसके बीच हमारा एक्सटर्नल अभिलक्षण खींचा जाता है। तो सबसे आसान जनरेटर हमारा डीसी शंट जनरेटर है, इसी को हम लोग बना लेते हैं और इसी से समझेंगे। तो ये हमारा आर्मेचर, ये कार्बन ब्रशेस और ये हमारा लोड रहा। ये IA, ये IL हो गया, ये ISH। यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज V। तो ये हमारा डीसी शंट जनरेटर हो गया। अभी मैं केवल इसको समझने के लिए डीसी शंट जनरेटर ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे आसान होता है। तो सभी जनरेटरों का लगभग एक्सटर्नल अभिलक्षण एक जैसा ही होता है, कुछ जनरेटर के अलग हैं तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी एक कॉमन टर्म लेके हम लोग चलते हैं ताकि समझने में हमको आसानी हो कि डीसी जनरेटर का जो हमारा एक्सटर्नल अभिलक्षण किस तरीके से होता है। देखिए डीसी जनरेटर के एक्सटर्नल अभिलक्षण को खींचने के लिए हम लोग दो पैरामीटर लेते हैं, जिसमें पहला है हमारा पैरामीटर IL लोड करंट और दूसरा है हमारा V, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इसी के बीच क्या होता है, इसको खींचा जाता है। तो ये हमारा IL हो गया और इधर हम लोग लेंगे V। तो जब जनरेटर हम चालू करते हैं और हमारा जनरेटर फुल स्पीड पर चलने लगता है तो सबसे पहले जो EMF हमारा जनरेट होता है डीसी शंट जनरेटर में, ये एकदम फ्लैट होता है, इस तरीके से एक्स अक्ष के समांतर होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग Eg नॉट। फिर आर्मेचर रिएक्शन क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल अभिलक्षण को पढ़ रहे हैं तो ये हमेशा लोड पर खींचा जाता है। जब लोड पर जनरेटर आएगा तो उस समय क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन की घटना होती है।
आर्मेचर रिएक्शन की घटना होगी जिसके कारण ये ईजी थोड़ा सा हमारा घट जाता है और आ जाता है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं ईजी। ये हमारा हो जाता है जनरेटेड ईएमएफ। अब देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ पर जब लोड लग जाता है, लोड लगने के कारण देखिए यहाँ पर हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस भी होता है। अभी हम लोग क्या देखें, यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन केवल देखे थे, आर्मेचर रिएक्शन के कारण ईजी नोड घट के ईजी हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा IA जो कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस था RA, और IA जो आर्मेचर में करंट है, ये ड्रॉप भी होगा जिसके कारण ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, घट जाता है। जो ईजी में से ही घटता है, तो ईजी में से घटता है तो ये हमारा अब आ जाता है टर्मिनल वोल्टेज V। सबसे पहले हमारा ईजी जनरेट हुआ, ये हमारा जनरेटेड नो लोड पे जनरेटेड वोल्टेज था। जब जनरेटर को हम लोग लोड पे चलाएं तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन की घटना हुई। आर्मेचर रिएक्शन की घटना होती है तो हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स था फाई, उसमें डिस्टोर्शन होता है और वो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा ईजी नोट घट के ईजी हो जाता है। अब इसमें जो है हम लोग आर्मेचर ड्रॉप को घटाएंगे, यानी आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है उसको घटाएंगे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, हमारा V बराबर होता है EG माइनस IA/RA, यही होता है। तो EG में से जब IA/RA को घटाएंगे तभी हमारा टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया हमारा एक्सटर्नल अभिलक्षण जनरेटर के लिए। तो इसको लिखना कैसे है, देखिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। डीसी जनित का एक्सटर्नल अभिलक्षण, तो लिखेंगे हम लोग डीसी जनित का एक्सटर्नल अभिलक्षण जनित के टर्मिनल वोल्टेज V तथा लोड धारा IL के बीच खींचा जाता है। एक्सटर्नल यानी बाहरी, बाहर में क्या है, बाहर में लोड लगता है, जनरेटर के अंदर नहीं लगता लोड हमेशा क्या लगता है, बाहर लगता है, और करंट भी हमारी बाहर ही जा रही होती है लोड में। तो इसीलिए इसको हम लोग समझेंगे कि ये हमारा एक्सटर्नल अभिलक्षण है। तो ये हमारा V तथा IL के बीच खींचा जाता है, क्योंकि V EG से छोटा होता है, इसीलिए एक्सटर्नल अभिलक्षण इंटरनल अभिलक्षण कर्व के नीचे स्थित होता है। देखिए ये हमारा क्या था, इंटरनल अभिलक्षण था, ये भी हमारा इंटरनल अभिलक्षण था। लोड पर ये भी है EG, इसी के नीचे आता है हमारा लोड पर अभिलक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल अभिलक्षण। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि एक्सटर्नल अभिलक्षण क्या होता है, इंटरनल अभिलक्षण के नीचे आता है। एक्सटर्नल अभिलक्षण को ही जनित की लोड अभिलक्षण या परफॉर्मेंस अभिलक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसी से हमारा परफॉर्मेंस, किसी भी जनित का परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अभिलक्षण। किसको बोलते हैं, डीसी जनरेटर के एक्सटर्नल अभिलक्षण को। ये रहा हमारा चित्र, इस चित्र को यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे तो हमको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।